मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से हैं, ठीक से हैं। और हम लोग ये सेशन की शुरुआत करें, बल्कि ये बैच की शुरुआत करें। उससे पहले मुझे एक दो लोगों से ये सुनना है गौसिया कि उन्होंने जो यहाँ पे ज्वाइन किया है आज ये बैच, तो उनके दिमाग में क्या चीज है, क्या सोच के उन्होंने ज्वाइन किया है कि यहाँ पे उनका क्या फायदा होने वाला है, तो वो समझ में आएगा तो हम लोग वी विल ऑल बी ऑन द सेम पेज। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर प्रकाश आहेर. I am an जी। allopathic doctor, but here हाँ जी। allopathic doctor, but I am here joining जी। as a patient. I am a sufferer of a cancer. I am suffering जी। since 6 months. Detected a cancer pancreas stage 4. Presently, I had completed my हाँ 2 जी। chemo, and in next week I will go for the 12th chemo. Then जी। assessment will be there. This is the medical part. जी। I am getting all those things from all हाँ consultants. जी। I am getting all advice, but I come to know जी। that the Sanjeevani is the program which is telling जी। what is the useful for the cancer patients. There are the many aspects other than the medicines. The yoga is there. जी। All different जी। things, some psychological problems are there. So that जी। in this course, I will like to know हम्म। what is my behavior, positivity, negativity, what should I follow yoga and all those things, whatever it may be, you will tell it. ओके। How will increase my knowledge about the cancer other than the pathophysiology and medicine and all those things. There are many aspects. Whatever I जी। have read in जी। this 7 months about the हम्म। cancer, many हम्म। aspects are there. Those can help to the patients. So that ट्रू। I am hopeful that in these sessions of the 15-20 days, I will get the useful information so that I will use it for me and also I will share to the others also. I'm also very hopeful, डॉक्टर प्रकाश। डॉक्टर प्रकाश, आप किधर से हैं, कहाँ से हैं? मैं नासिक से हूँ। आप नासिक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। एक बात मैं सभी लोगों से कहूंगी कि हम लोग जो कोर्स आज शुरू कर रहे हैं उसमें रोजाना हम आपके साथ सेशंस करेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना ही है कि आप यहाँ पे जो भी कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हम लोग ऑलरेडी करीब 2.5 लाख पेशेंट्स के साथ काम कर चुके हैं और उसके रिजल्ट्स हैं, रिसर्च है, सब कुछ है। तो आप जब यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उसको पहली बात टाइम पे ज्वाइन करिए, सुनिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फायदा इससे तभी होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज ये कि क्वेश्चंस पूछिए, इंटरैक्ट करिए, अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि हम आपको देख सकें, समझ सकें। कई बार जब अलग अलग चीजें सिखाई जा रही हैं, करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं या कुछ गलत तो नहीं हो जा रहा है। तो प्लीज अपना वीडियो हमेशा ऑन रखिए और इंटरैक्ट करते रहिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो चैट पे क्वेश्चन एकदम डालिए ताकि साथ के साथ आपका क्वेश्चन एड्रेस हो सके, और अगर साथ के साथ नहीं हो सकता है तो सेशन के बाद आपका क्वेश्चन एड्रेस हो सके। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप कोर्स का असली और सही फायदा उठा पाएंगे। गौसिया, मैं सेशन शुरू करूं इससे पहले हमारे साथ कोई पिछले बैच के लोग हैं क्या जो शेयर करना चाहते हैं? कल ही हमने एक बैच खत्म किया है,
आई थिंक वो डिजिटल वेलनेस का 3rd बैच था या 4th बैच था? 3rd बैच था मैम, ये 4th बैच। 3rd बैच था, ओके। तो उसमें देखिए कौन है हमारे साथ। मैम हमारे साथ महावीर सिंह जी हैं। सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, मैडम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कैसे हैं आप महावीर जी? नमस्कार मैडम, नमस्कार, प्रणाम। How are you? कैसे हैं? आप जैसे हमें में, और मैं सबसे पहले अपनी बहनों और साथ को ये बताना चाहूंगा कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे मंच से गए हैं जो आपकी सब तरह से, मैं बहुत जगह गया, बहुत जगह का एक्सपीरियंस है, लेकिन जितनी केयर, जितना देखभाल या जितना ख्याल यहाँ रखा जाता है शायद ही कहीं होगा। एनजीओ बहुत हैं, बहुत बने हुए हैं, लेकिन ये जो संजीवनी जो एनजीओ है ये वास्तव में एक नया जीवन देने वाला है। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था पहले कि कैसे सांस लेना है। जो एक प्राण, जो हम जिसके सहारे जिंदा है, प्राण लेना, सांस को कैसे लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं, जैसा मिल गया खा लिया, जब मिल गया जब खा लिया। सिर्फ ये उद्देश्य था कि पेट भरना है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं हम जिंदा हैं। हमने ये सुना था पहले हमारे कई साथियों से, कई जो गुरु जैसे हमारे से बड़े थे कि धार्मिक विचारों के, कि खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना खाओ, ऐसे ढंग से खाओ कि जिंदा रहो। लेकिन यहाँ पता लगा कि कैसे खाना है और क्या क्या किस टाइम खाना है। एकदम लाइफ चेंज हो गई यहाँ आके। अच्छा, उसके बाद जरूरी है वो विचार के बारे में जो बताया गया है, और जो मानसिक जो स्वास्थ्य के बारे में जो बताया गया है, के बारे में तो डॉक्टर देखते हैं, और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि व्यायाम बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, काफी चीजें बताई जाती हैं बाहर, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम। और यहाँ शाम भी मैडम हैं और डॉक्टर हैं और लेजरी मैडम, उन्होंने जो जिस ढंग से जो पेश किया है वो तो कमाल का है। और जो आपकी देख रेख में आपकी जो दर्शनों से जो है ना, बस बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि बस अब हमारा सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जुड़ के मैं अपने साथियों को जो नए जुड़े हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है। अगर अमल नहीं करेंगे आप उसके बारे में आप सिर्फ सुन लिया और घर के भूल गए, उसको नोट डाउन करें और नोट डाउन करके घर जाके उसका अमल करना है घर पे। जब जैसे कैसे सांस लेना है, पूरी सांस पेट तक, फिर आहार दोपहर तक क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, वो सब बताएंगे। इतने हम अगर ढूंढते ना तो हमें नहीं मिलता। ये मैं कथा सुनता हूँ आस्था वगैरह पर, तो वो बताते हैं कि गुरुजी जो हैं वो ढूंढने से नहीं मिलते। गुरुजी कहो या उनको जो हमारे हितैषी हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। तो 5 मार्च को, इसी 5 मार्च को पुष्पम झा जी को मैंने देखा। वो एक ग्रुप में कुछ बता रही थी, कुछ लेडीज, फिर दूसरे ग्रुप में फिर मेरे साथ बैठी थी, फिर वहां तब मुझे पता लगा। मैंने सोचा ये कोई रिश्तेदार है, फिर मुझे पता लग गया कि उसने ये एनजीओ के बारे में या आपके बारे में बताया। ओ, तब मेरा एकदम मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज। तो मैंने नंबर दिया। उसके बाद लॉकडाउन गया, मार्च के बाद फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि हम ऐसे सेशन शुरू कर रहे हैं। भाजी मैं तो बहुत आभारी होऊंगा अगर मुझे इसमें शामिल किया जाए, और मैं किसी भी तरह की कोई भी सहायता कर सकूं मैं तैयार हूँ। लेकिन एक कोई कोर्स था उसमें शायद 60 से ऊपर का नहीं अलाउड थे, मैं 50 से ऊपर, तो मैं उसमें तो शामिल ही हो गया। कोई भी जो, मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई भी मेरे लायक हो तो मैं
और मैं अपने साथी से बस यही कहना चाहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है इसमें। और अब मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ या आगे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें सांस से लेके विचार जो है, सारी चीज़ जो है ना, इतने अच्छे ढंग से बताए गए हैं, बहुत अच्छे ढंग से। हालाँकि हर एक की ज़िंदगी में वो अप डाउन आते हैं और बहुत उदासी, बहुत ऐसे दिन, ऐसे टाइम आता है, लेकिन उसमें अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रख लें तो बहुत हमें रिलीफ मिलता है और उससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ जी मैं, और हमेशा जो है ना थैंक यू। याद रखूंगा। मैं अब अपने फ्रेंड सर्कल में यही बताता हूँ कि ऐसी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी प्रॉफिट के, और इतने अच्छे ढंग से जो आपने जो अपने कर्णधार, आपने जो नाविक चुने हैं, जो और जो योद्धा है नीचे, जो बहुत अच्छे, सब बड़े कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि मैं जब वो एम्स में मैं जाता रहता हूँ इलाज जी के लिए, तो वहाँ स्टाफ है वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। जी और ये जो आपके योद्धा जो इतने ढंग से हमें समझाते हैं, मदद करते जी हैं, अब भी जी। बार बार ये हम फोन पर इनसे मदद लेते हैं, तो वाकई ये एक देव स्वरूप बस बहुत थैंक यू। थैंक यू बहुत सो मच महावीर जी। आप जैसे लोग नो और भाई। आपके जैसा फीडबैक हमको मोटिवेट करता है कि शायद हम सही दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महावीर जी। थैंक यू सो आप मच सर महावीर चल नहीं रही, आप दिशा को सही हमें भी बता दिए सब। थैंक यू सो मच। गौसिया, अभी हमारे साथ कोई है या हम लोग शुरू करें? मैम निशी जी हैं। निशी निशी जी प्लीज। हेलो। हेलो निशी, कैसे हेलो हो मैम। आप? हेलो मैम, निशी, बहुत अच्छी हूँ। हाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छे दिख भी रहे हो, आज तो किसी ने बिंदी वगैरह भी लगाई है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। निशी, ये बताओ थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे नए लोग हैं, कि आपने ये जो बैच किया पिछले वाला, उससे आपको क्या फायदा हुआ? बस यही बताओ हाँ। कि आपको क्या लगा, कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या फायदा हुआ आपको? मेरे लाइफ में तो आपको सबसे पहले, आपको और आपकी सारी टीम में उसको बहुत बहुत थैंक यू, जो आप मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को ये अच्छे से डील करते हैं, और आप जो आपने ये इन 20 दिनों में दिखाया है वो सारी लाइफ तक हमारे लिए काम करेगा। और मेरे लाइफ में अब लगता है कि ये 20 दिन का कंप्लीट पैकेज जो मुझे मिला है वो पूरे मेरे जो लाइफ में जो सक्सेस आने वाला है उसका एक की बन गया है अब ये। इसके वजह से बहुत सारी चीज मुझे मिलने वाली है। आई बहुत एम सारी वेरी चीज होने वाली श्योर है। आपको मिलने वाली है, और आपके सारे ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। और हम ये ड्रीम्स वाली हाँ, बात करेंगे, एक एडवांस कोर्स करेंगे 1 हफ्ते का, उसमें इसके ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, यस निशी, बताओ आप क्या कह रहे थे? जरूर जरूर मैम। मेरा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 2018 में, मेरा ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ तो मुझे पता लगा कि मैं कैंसर पॉजिटिव हूँ। उसमें जब मुझे पता चला तो लगा कि कैंसर पॉजिटिव, इसका मतलब कैंसर के बारे में इतना सब कुछ आइडिया नहीं था, तो लगा कि कैंसर का मतलब डेथ होता है। अब कुछ नहीं है लाइफ में, एम्बिशंस था इतना सारा, कैसे पूरा होगा, सब कुछ सामने आ रहा था। फिर मेरे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपको तो हॉजकिंस लिम्फोमा है, तो ये क्योरेबल है, आप ट्रीटमेंट शुरू करो। तो हम लोग कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के पहले मुझे लगता है कि हॉस्पिटल बहुत खाली खाली होगा, क्योंकि कैंसर ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, और तो होता है वो उनका डेथ हो जाती है।
जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची, कोलकाता के हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पे देखा कि बहुत भीड़ है हॉस्पिटल में। और मेरे सामने जब मैं ब्लड टेस्ट के लिए खड़ी हूँ तो मेरे सामने एक साल बच्ची थी, मुझे अभी वो दिन याद है। वो बहुत हंसते हुए ब्लड उसका लिया जा रहा और वो दे रही है, तो उसको देखकर मुझे मोटिवेशन मिला कि जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन हमारा जो मेडिकल पार्ट है वो एक पार्ट है। मुझे उस समय बहुत अफसोस हुआ अभी भी कि उसमें हमारे सर मेरे पास जीव जैसा भी हो, तो ये स्ट्रगल करना पड़ता है। ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हुआ उस टाइम, एक साल तक मैं स्टार्ट हुआ, मुझे कीम्स लेने पड़े, कीमो बहुत तकलीफ होती थी मुझे। कीमो के दौरान हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो जाता, ब्लड चढ़ा पड़ते थे, और उस बाद भी कोई नहीं हो पाया। और इस दिसंबर 2019 को डॉक्टर ने बोला कि अब और इतने कीमो हो चुके हैं, रेडिएशन हो चुके हैं, तो अब और कीमोज ये नहीं ले पाएंगे, इनको और टॉलरेट नहीं पाएंगे। तो बस 3 महीना तक उन्हें मेरा एक्सपायरी डेट दे दिया नवंबर में। फिर आते हैं तो वो सारी चीजें घर में फैमिली में सबको पता चला, किसी ने मुझे नहीं बताया, फिर मुझे रिपोर्ट्स पढ़ के मुझे पता चला। तो फिर घर में सब डिसाइड करते कि क्या किया जाए। फिर हम लोग कोलकाता से मुंबई आते हैं। मुंबई में हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर्स वहाँ पे भी वही सेम बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे फादर थे जिन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारा, और उनको देख के और मेरे सारे फैमिलीज को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, मुझे इससे निकलना ही है। और वहां से जब हम लोग शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो 1 महीना तक डॉक्टर ने कहा कि कीमोस नहीं करेंगे, फिर भी हम देते हैं आपको, आगे के लक पे डिपेंड करता है। कोइंसिडेंटली जहाँ रहते थे एंड में, वहाँ मुझे मोटिवेशन के लिए हमें सिखाने आती थी कि आप फील करो, माइंड, हमारा जो माइंड सोचता है वही हमारे बॉडी के साथ होता है। आप फील करो कि आप कैंसर फ्री हो। तो वो 1 महीना मैंने अब सोचा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, बस मुझे ये करके देखना है। तो वो 1 महीना मैंने हर रात में जब मैं सोने के पहले मैंने सोचा कि मैं कैंसर फ्री हूँ, और सोने उठने के बाद भी मैंने सारा दिन बस यही सोचा और पूरे मन से सोचा। और डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 कीमोज भी आपके काम नहीं करेंगे, लेकिन 2 कीमो के बाद जब मेरा पेट स्कैन होता है, डॉक्टर्स वर आल्सो शॉक्ड दैट मेरा जो पेट रिपोर्ट था पूरा नेगेटिव आता है उस समय, और कैंसर अरे सेल वाह, पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो वेरी उसके नाइस। बाद मैं जो ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें थी मैं नहीं सीखी थी, क्योंकि मुझे मेरा लाइफस्टाइल तो चेंज हुआ, लेकिन जो अंदर से इमोशनल चेंज होता है, ये सारी चीजें मुझे सुदीप सर का फोन आता है कि संजीवनी एक एनजीओ है, तो वहाँ पे क्लासेस होंगे, वहाँ पे खाने पीने के बारे में बताया जाएगा, क्या रहना है, वो सारी चीजें बताएंगी। मुझे लगा कि ये क्या एनजीओ है, खाने पीने के बारे में तो हो सकता है वही हो, नॉर्मल सारे सभी जगह में दूसरे एनजीओ में होते हैं कि ऐसे चिकन खाओ, हाई प्रोटीन डाइट लो, ऐसा कुछ होगा। तो पहले तो मुझे लगा कि ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि एक बार करके देखते हैं। तो जब मैंने पहला जो क्लास किया, तो मुझे वो 3rd सेशन था, 3rd क्लास था, वो 3rd डे था। तो उस समय जॉनिता मैम का वो क्लास था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इतनी मैं इम्प्रेस हुई, और मुझे लगा कि अगर सही मायने में कोई एनजीओ अगर कोई कैंसर पेशेंट्स का हेल्प करता है, तो ये बस आपका जो एनजीओ है वहीं से हमें हेल्प मिलता है, यहाँ से हमें कैसे सांस लेना है। सही में मैम, मतलब पूरा तो ये 20 दिन सेशन हुआ। मैं तो अभी जो संडे ऑफ होता है उस दिन भी यूट्यूब से जो वीडियोस पहले के जो मुझे मेरे लिए स्पेशल लगता है, उनका रिकॉर्डिंग मैं फिर से सुनती हूँ, और मैं आगे भी सुना करूंगी। जब भी मैं, अगर मुझे फील होगा ऐसा कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, आपका सब वीडियोस मैं जरूर देखूंगी। कैसे सांस लेना है, अपने आप को कैसे फील करना है, सारी चीजों से कैसे प्यार करना है, मतलब पूरा लाइफ जो चेंज हो गया। कैंसर का रिपोर्ट जो था नेगेटिव आने के बाद भी अंदर में जो एक डर था कि अब लाइफ रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गया, ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन आगे क्या करें, कैसे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो, ये सारी चीजें जो अब आपके क्लास करने के बाद अब लगता है कि अब कोई भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ चाहिए तो जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, वैसे बस भगवान को बोलते जाना है, और भगवान उसको पूरा कर देंगे, बस कैसे भी करके वो पूरा करेंगे, और हमें बस पॉजिटिव सोचना है।
और सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। शांभवी मैम से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि कैसे हमेशा स्माइल करना है, गुस्सा नहीं करना है, अगर गुस्सा आता भी है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब भी अगर डर लगे तो कैसे अच्छा सोचना है। सब कुछ बहुत अच्छा लगा, और अब लाइफ को मैं अंदर से मतलब फील करती हूँ और एंजॉय भी करती हूँ कि ये कैंसर जो था एक सक्सेस मेरे लाइफ में जो आने वाला है उसका एक स्टेप था, और मैंने ये कैंसर का स्टेप अब पार कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप सक्सेस है बस। और आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं और जो नए जितने जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बस यही बोलूंगी कि ये कैंसर कोई डरने की चीज नहीं है, बस ये बहुत इजी है। मैंने 1.5 साल स्ट्रगल किया क्योंकि मेरे पास संजीवनी नहीं थी और ये 6 महीना में मेरा जो कीमो हुआ, इस 6 महीने कीमो भी मेरा हीमोग्लोबिन का रेंज कीमो के दौरान 12 के अबव रहता है, 12 to 13 के रेंज में रहता है, क्योंकि मैं डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और सब कीमो में एक भी मुझे कभी भी फीवर नहीं आया, बस ये नौजिया वॉमिटिंग 2-3 दिन होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कीमो के साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होते क्योंकि मैं ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ। तो सारे पेशेंट को भी बस यही बोलूंगी कि इसको अच्छे से फॉलो करो, और जिन भी ट्रीटमेंट चल रहा है और का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, सबको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और जिंदगी बताएगी। और कोई नॉर्मल अगर कैंसर नहीं हुआ होता अगर, तो इतनी सारी चेंजेस जो लाइफ में अभी आई है वो नहीं आई होती। तो कैंसर भी होना बहुत अच्छी एक चीज देकर गया ये कैंसर, तो ये कोई भी बैरियर्स नहीं था, ये एक वॉरियर बना के गया है हमें। तो अरे थैंक यू, वाह, आप अरे सबको बहुत वाह। बहुत थैंक यू। निशी, आपकी एज कितनी है? आप इतना अच्छा आपने उसको पूरी चीज को समझा और आप इतने अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। क्या एज है आपकी निशी? मैम 24। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ 24 ब्यूटिफुल, है। वेरी नाइस। एंड आई एम मैंने अभी भी श्योर। हाँ जी, सेंचुरी में मैं रहती थी, वहाँ बहुत सारे लोगों को मैं आपके बारे में, जीवनी के बारे में बताया और उनको भी बोला कि आप प्लीज इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इसे ज्वाइन करने बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर भी रहे हैं उससे भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उनको बोलो YouTube का चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको रोज रोज। हाँ और निशी, तुम्हारे लिए जो YouTube वीडियोस इम्पोर्टेंट हैं जिनसे आप सीखते हो, हाँ उनकी एक लाइब्रेरी बना के रखो हाँ अपने लिए, ताकि जब भी जरूरत हो आप उनको देख सकें। राइट, जरूर मैम। ग्रेट। बात कुछ ऐसी है। आज का शुरू करती हूँ मैं। तो थोड़ा सा ये बताऊंगी कि मेरा क्या बैकग्राउंड है और मैं क्यों कर रही हूँ जो कर रही हूँ, और क्या कोशिश क्या है मेरी। तो आप लोगों में से कुछ को पता होगा, जिनको नहीं मालूम है, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और पोस्टेड हूँ बॉम्बे में। तो मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ एक्चुअली। और जो लोग जिन लोगों की फैमिली में IAS ऑफिसर्स हैं या जिन्होंने सुना है, उनको ये मालूम होगा कि हम लोग की जॉब जो है 24 घंटे की होती है। तो ये मेरा काम है। और 2009 में मुझे खुद से कैंसर हुआ था, और जब डायग्नोज हुआ तो मैं स्टेज 3 में थी। क्योंकि बॉम्बे में पोस्टेड थी, इसलिए मैं टाटा हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए गई। और जब ट्रीटमेंट के लिए गई तो वहाँ पे एक्चुअली इंडिया में क्या है ना, कि अभी भी मेरा जो विजिटिंग कार्ड है वो काफी काम करता है। भेज देती हूँ तो काम 99% हो जाता है। तो उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कैंसर की जर्नी है ये बहुत मुश्किल लग रही थी, संभल नहीं रही थी अपने आप से। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इसका पार है या नहीं है, इस तरह की फीलिंग एक होती थी। और फिर उसी समय टाटा हॉस्पिटल में मैं और लोगों को देखती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पे रहती है। और दिमाग में ये रहता था, इतने सारे पेशेंट्स
जिनके पास शायद वो कोई भी साधन नहीं है जो मेरे पास था, वो लोग किस तरह से इसको डील कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रहती थी। और तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ काम इसमें, इस बात को समझना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी स्टेज 3 में हो, ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद देखेंगे। एनीवेज करीब 2-3 साल लगे मुझे पूरी तरह से इससे निकलने से। और जब मैंने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि यही टाइम है जो मैं करना चाह रही थी, मुझे करना चाहिए। और उसी समय मैं डॉक्टर के पास भी गई क्योंकि उन्होंने मेरा पोर्ट निकालना था केमोथेरेपी का। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अब बिल्कुल तरह से कैंसर फ्री हो गए हैं और आप अभी ठीक हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ऑल राइट, मैं अभी ठीक हूँ, दैट इज वेरी नाइस, पर मैंने इतने लोगों को सुना है कि दोबारा से कैंसर रेकरेंस हो जाता है, तो मैं ऐसी कौन सी दवाई खा सकती हूँ जिससे मुझे आगे कैंसर नहीं हो। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसी तो कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है जो आप खा लें और आपको कैंसर नहीं हो। तो उस दिन मुझे ये समझ में आया कि कैंसर फ्री हो जाना एक बात है और उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कैंसर फ्री रहना दूसरी बात है। और उसके ऊपर मुझे खुद से काम करना पड़ेगा, मुझे खुद से समझना पड़ेगा। आप मुझे 1 सेकंड दीजिए। हाँ, तो जब बात समझ में आई कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी पड़ेगी, तो ये भी समझ में आने लगा कि अब मुझे कैंसर को खुद से समझना पड़ेगा। ये काफी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास चले जाऊं और वो मुझे ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें, वो तो अब अवेलेबल नहीं है। तो मुझे खुद से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो काफी पढ़ने के बाद, काफी डॉक्टर्स से कॉन्वर्सेशन करने के बाद, काफी डिस्कशंस करने के बाद मुझे कुछ चीजें पता चली जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। पहली बात ये कि कैंसर के सेल्स सबके अंदर होते हैं, एवरीबडी हैज कैंसर सेल्स। दूसरी चीज ये कि इम्यूनिटी जो हमारी शरीर की अपनी लड़ने की शक्ति है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर के प्ले में। तो जब ये 2 बातें समझ में आई, एक, कैंसर के सेल सब में होते हैं, दूसरा, कैंसर की जो पूरी बीमारी है इसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर कैंसर के सेल सबके अंदर हैं तो कौन सी वो चीज है जो बाकी लोगों को रोकती है कैंसर होने के लिए और कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है और ये वीडियो में ये दिखाया गया है कि हमारे शरीर के अंदर किस तरह से हमारे इम्यूनिटी के टी सेल्स कैंसर के सेल्स से रोजाना की जिंदगी में लड़ाई करते हैं और उनको, कैंसर के सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं। तो गौसी, आप ये वीडियो दिखाएंगे? अभी आप देखिए यहाँ पे जो नीले रंग का सेल है, नीले रंग के जो सेल्स हैं वो कैंसर के सेल्स हैं और हरे वाला जो सेल है वो टी सेल है इम्यूनिटी का। तो वो नीले वाले कैंसर के सेल को पहचानता है और वो अपने अंदर उसको करके कोशिश करता है कि मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा इसको अपने अंदर ले लूं
और इसको फोड़ दो। अब आप देख सकते हैं कि वो नीला नीला उसके अंदर थोड़ा थोड़ा उसने करना शुरू कर दिया है अपने अंदर। कैंसर के सेल के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है जो अलग होती है, और उससे हमारा इम्यूनिटी का सेल इस कैंसर सेल को पहचान पाता है और इसीलिए उसके ऊपर अटैक करता है। तो देखते देखते इसने पूरा का पूरा जो कैंसर का सेल था अपने अंदर कर लिया है, और अंदर करने के बाद वो उसको फोड़ देगा। तो ये जो प्रक्रिया आपने देखी हमारे शरीर के अंदर होती रहती है रोजाना। जब कैंसर सेल्स अग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी इम्यूनिटी भी उतनी अग्रेसिव हो जाती है, और इन दोनों की लड़ाई में कैंसर की हार हो जाती है, इम्यूनिटी अपनी काम करते रहती है, और हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी स्टेट में चलता रहता है। इससे आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि अगर ये लड़ाई कैंसर के सेल्स और इम्यूनिटी के सेल्स की है, इसका मतलब ये कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। अगर ऐसा है तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ये कैंसर के सेल्स को पनपने नहीं देगी। कैंसर के सेल्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये कैंसर के सेल्स को पनपने नहीं देगी और हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। तो अगर इम्यूनिटी का इतना बड़ा रोल है कैंसर में, तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? आपको लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है? अभी जो हमने बात की आपको समझ में आई, या इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? अगर आप लोग को अभी तक जो मैम ने बताया वो समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, एंड अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हैंड रेज कर दीजिए। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं करेंगे, ना बताएंगे कि समझ में आ गया है, ना क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुझे लगेगा आपने कुछ सुना ही नहीं। मैं वैसे ही गला सुखा रही थी और पानी पी रही थी एक्चुअली। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो ऐसे कर दीजिए, थैंक यू सो मच। और अगर नहीं आई है तो क्वेश्चन पूछिए। मैम थम्स अप है। अंशुल जी, आपको समझ में आ गई बात? अंशुल गुप्ता नहीं, जी बैठिए मत, लेटे रहिए। ओके, ऑल राइट। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा शरीर है। गौसिया क्लियर है क्या? देखिए, ठीक है, ऑल राइट। तो अगर ये हमारा शरीर है और इसमें हमको कहीं पे ट्यूमर हो गया है, आप सोचिए कि इस जगह पे ट्यूमर हो गया है, ओके, तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और इस ट्यूमर को बाहर निकाल देंगे आपके शरीर से। ये पूरा का पूरा जो ट्यूमर है, जहां पे भी है, जिधर भी है, वो उसको पूरा का पूरा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और जब ये बाहर निकल गया तो डॉक्टर ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है यहाँ आसपास कुछ कैंसर के सेल्स अभी भी अग्रेसिव रह गए हैं। अगर रह गए हैं तो वो केमोथेरेपी देंगे ताकि आपके जितने भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं सब मर सके, और आपको रेडिएशन देंगे जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, ताकि आपके वो जो थोड़े बहुत छिटके हुए स्ट्रॉन्ग कैंसर के सेल्स हैं वो भी मर जाएं। तो आप या तो ऐसी स्टेज में हैं कि आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और आपको डॉक्टर ने बोला है आप अभी बिल्कुल ठीक हैं,
या हो सकता है आप अभी ट्रीटमेंट की स्टेज में हैं और आपका इनमें से कोई ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे अगर आप अपने ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करते रहेंगे। वो तो एक बात हो गई। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है, आप अब ठीक हो गए या होने वाले हैं। लेकिन समझने क्या बात है इसके अंदर कि जो कैंसर आपको हुआ वो आपने बाहर से तो नहीं पकड़ा। ऐसा नहीं है कि किसी को कोरोना का वायरल इन्फेक्शन हो रहा था और आप उसके कांटेक्ट में आए और आपको छूने से, उससे बात करने से, उसके साथ रहने से आपको हो गया। ऐसा नहीं हुआ, है ना। क्या हुआ, हमने अपने कैंसर को अपने अंदर से जन्म दिया ना, हमने अपने अंदर से जन्म दिया। उस कैंसर को हमने बाहर से उसको नहीं पकड़ा। अगर मेरे अंदर का शरीर का जो वातावरण है उसने इस कैंसर को जन्म दिया, तो जब तक मैं अंदर का वातावरण चेंज नहीं करूंगा तब तक वो कैंसर का जन्म दोबारा हो सकता है। आप ये बात समझ में आ रही है आपको? जब तक मैं अपने अंदर के वातावरण को चेंज नहीं करूंगी या चेंज नहीं करूंगा तो कैंसर को दोबारा पनपने की संभावना रहेगी ही। तो ये जो मेरा अंदर का वातावरण है इसको मैं किस तरह से चेंज करूं, इसको आप इस एग्जाम्पल के साथ समझिए कि अगर आप जिस तालाब से पानी भरते हैं या आप जिस घड़े से पानी भरते हैं, पानी रोज पीते हैं, अगर उस घड़े के पानी में मच्छर हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? शुरू में आप कोशिश करेंगे कि मैं उन मच्छरों को किसी तरह से मार दूं, है ना। 1-2 दिन आप कोशिश करेंगे कि मैं किसी तरह से मच्छरों को मार दूं। अगर तालाब के पानी की बात हो रही है, आप कोशिश करेंगे कि मैं तालाब में कोई दवाई छिड़कूं जिससे कि ये मच्छर दोबारा से नहीं हो। लेकिन हम ये काम रोज नहीं कर सकते कि रोज आना, पहले हम एक बाल्टी पानी लेने गए, पहले हमने दवाई छिड़की, फिर हमने पानी भरा। ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि उस पानी के अंदर इतनी ज्यादा दवाई हो जाएगी कि वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो 2-3 दिन दवाई छिड़कने के बाद आप अपने दिमाग में समझने की कोशिश करेंगे कि इस पानी में मच्छर क्यों हो रहे हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये तालाब का पानी किसी वजह से गंदा हो गया है। तो या तो साफ करना पड़ेगा, हमें पूरा पानी निकाल के और उसमें दूसरा नया पानी भरने की चेष्टा करनी पड़ेगी ताकि साफ पानी रहे और मच्छर खुद ब खुद नहीं हो। ऐसे ही अगर मेरे शरीर का वातावरण ऐसा हो गया है जिसने कैंसर के ट्यूमर को जन्म दिया, जिसने कैंसर के सेल्स को इतना अग्रेसिव कर दिया कि मेरा शरीर उसको नहीं संभाल पाया, तो जब तक मैं इस वातावरण को चेंज नहीं करूंगी तब तक वो मच्छर दोबारा मेरे अंदर पैदा हो जाएंगे, इसकी संभावना रहेगी ही। तो मैंने 2 बातें अभी तक की। पहली, हमें अपनी इम्यूनिटी को, अपनी शरीर की जो लड़ने की शक्ति है, जो प्रतिरोधक शक्ति है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि कैंसर के सेल्स को वो ही मारती है। दूसरी मैंने बात की कि जो हमारा अंदर का वातावरण है वो हमें चेंज करना पड़ेगा ही अगर हमें कैंसर को जड़ से निकाल देना है। तो ये दोनों चीजें एक ही बात पे आके रुकती हैं। वो क्या है कि हमको अपना अंदर का वातावरण
चेंज करना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और उससे हमारी कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अगर आप उसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल कायदे से इस कोर्स के जड़ तक चले जाएंगे, तो फिर वो शायद संभावना रहेगी ही नहीं। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डाइट प्लान क्या है, ये क्या है। मैंने शुरू में बताया 20 दिन का कोर्स है। आज आपको पहले ही दिन सब कुछ नहीं पता चल जाएगा। पहले उस चीज के लॉजिक को समझिए जो आप करने जा रहे हैं। अगर उस लॉजिक को नहीं समझेंगे कि आपके अंदर काम क्या करेगा, तो किसी ने आके डाइट प्लान बता भी दिया तो आपको कैसे फायदा होगा। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जो मैं अभी बात कर रही हूं उससे रिलेटेड पूछिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब डाइट प्लान बता रहे होते हैं तो लोग कोई और क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जब कुछ और बता रहे होते हैं तो डाइट का क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो सबसे पहले तो यही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी जो बात हो रही है उसको समझते हैं। ओके, ऑल राइट। तो हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारी इम्यूनिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि अगर मैं कह रही हूं कि आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं क्या करूं क्या मैं? तो आपको किन चीजों पे काम करना है अपने ऊपर? तो हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है या जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी है, वो 3 चीजों के ऊपर ब्रॉडली डिपेंड करती है। सबसे पहले हम क्या खाते हैं, दूसरा हम किस समय पे खाते हैं, तीसरा हम किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं, और चौथा हम किस भाव से खाते हैं। ये जो 4 चीजें हैं, सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी इन 4 चीजों पे डिपेंड करती है, जो हमारे खाने पीने से रिलेटेड है। तो हम क्या खाते हैं, किस समय पे खाते हैं, किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं और किस भाव से खाते हैं, ये हुआ खाने पीने का काम। तो हम आने वाले कुछ सेशंस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, किस समय पे खाना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए। जो भाव वाली बात है वो मैं अलग से करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई पहली बात। हम कुछ सेशंस, मैंने यही बताया, अगले 20 दिनों में हम कुछ सेशंस इसके ऊपर करेंगे। और जो भी चीजें हम आपको खाने पीने की बताएंगे, उसमें से बाजार से कुछ नहीं लाना है, बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। बस आपके पास जो चीजें हैं उन्हीं को किस तरह से संभाल के खाना है, उसी की बात हम करेंगे। दूसरी चीज ये कि हमारा जो शरीर है हमारे सांस लेने की वजह से जिंदा है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो हमारे शरीर को वो प्राण देती है, वो शक्ति देती है, वो जीवन शक्ति देती है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चलती रहती है। आप ये सोचिए कि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर हमारी सांस को 1 या 2 मिनट से ज्यादा रोक दिया जाए तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन जा रही है ये अंदर जाके हमारे शरीर के हर हिस्से को जीवन शक्ति देती है। अगर ऐसा हमको मालूम है कि हम इस ऑक्सीजन की वजह से जिंदा हैं, तो
हम कितना ध्यान इस चीज पे देते हैं कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए। दूसरी चीज ये कि हमारे जो कैंसर के सेल्स हैं वो एसिडिटी के ऊपर, हमारे शरीर की जो टॉक्सिसिटी है उसके ऊपर थ्राइव करते हैं, उसके ऊपर जिंदा रहते हैं। और जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो जो ये एसिडिटी है और ये टॉक्सिसिटी है इसको मारती है। तो इसको अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से मार पाएगी तो कैंसर सेल्स को कुछ खाने को नहीं रहेगा, तो वो खुद ब खुद मर जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोबारा से बताती हूँ, हम जो खाना खाते हैं हमको शक्ति उससे नहीं मिलती, हम जो खाना पचाते हैं हमको शक्ति उससे मिलती है। और जो खाना हम खाते हैं लेकिन पचा नहीं पाते वो एसिडिटी क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है हमारे सिस्टम के अंदर। और ये जो एसिडिटी हमने क्रिएट कर ली है, पहली बात तो आप यहाँ सीखेंगे कि आप ऐसा ही खाना खाएं जिससे जो अंदर कायदे से पच सके, तो एसिडिटी हो ही ना। पर अगर एसिडिटी क्रिएट हो गई है तो ऑक्सीजन के थ्रू हम उसको किस तरह से कंट्रोल में रखेंगे। तो सांस लेना कोई मुश्किल काम है नहीं है, फ्री में है, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने से आती जाती रहती है। लेकिन दो चीजों का हमको ध्यान रखना है जब सांस लेंगे। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि आपका ध्यान सांस पे रहे। सांस की खूबसूरती ये है कि जैसे ही आपका ध्यान सांस पे आता है वो खुद ब खुद लंबी हो जाती है, गहरी हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा जाती है और आपकी टॉक्सिसिटी खत्म होती है। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये, जब आप बैठते हैं तो खड़े होते हैं, लेटते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बिल्कुल सीधी रहे आपकी रीढ़ की हड्डी। वैसे ही जैसे अगर हम पाइप से पानी दे रहे हैं, अगर वो पाइप तुड़ा मुड़ा रहेगा तो आप कितना भी पानी अंदर डालेंगे वो पाइप के थ्रू दूसरी जगह पहुंचेगा नहीं। ऐसे ही अगर आप टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी, कितना भी गहरा सांस लेने की कोशिश करेंगे आपके अंदर जाएगा नहीं। तो दो चीजें, एक आपका सांस पे ध्यान कितना है, दूसरा आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं है। तो जो आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो जिंदगी है वो इस पेन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ये पेन अगर आपके पास है तो आपकी जिंदगी है, और अगर ये पेन किसी ने छीन लिया, ये खो गया या कहीं गिर गया तो आपकी जिंदगी गई। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे तो हम क्या करेंगे, ये जो पेन है बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे, है ना, और अगर कुछ काम भी करना होगा तो हमेशा इस पेन की तरफ हमारी नजर रहेगी ही। इसको किसी ने उठा तो नहीं लिया, इसको किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, पेन पे रहेगी ना जिंदगी हमारी। हमारी नजर पूरी की पूरा ध्यान पेन पे रहेगा। ऐसे ही हमारी जो जिंदगी है वो हमारे सांस लेने पे निर्भर करती है, उसी की वजह से चलती है। हमारा कितना ध्यान उस सांस के ऊपर रहता है, कितना ध्यान उस सांस के ऊपर रहता है। और उस बेचारे को चाहिए क्या अंदर जाने के लिए? सिर्फ आपका ध्यान चाहिए और आप सीधे बैठे, बस इतना चाहिए आपसे। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सांस किस तरह से लेंगे और कौन से आसन करेंगे और कौन सा प्राणायाम करेंगे,
ताकि हमारा सांस जो है कायदे से चलता रहे, ऑक्सीजन काफी मात्रा में अंदर जाती रहे और आपका स्वास्थ्य बरकरार रहे। हम कुछ सेशंस इस चीज के ऊपर करेंगे। दूसरी चीज हो गई है, पहला खाना पीना, दूसरा सांस लेना। तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इन दोनों चीजों को भी इफेक्ट करती है, वो है हम सोचते कैसे हैं। हम जैसे सोचते हैं, हम जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को, अपने आसपास की परिस्थितियों को, वो डिसाइड करता है कि हमारी सांस किस तरह से चल रही है। मतलब कितनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। वो ही डिटरमिन करता है, वो ही डिसाइड करता है कि जो हमने बहुत अच्छा खाना खाया, काजू बादाम, हरी सब्जी, फ्रूट्स, ये वो प्रोटीन पाउडर, जो भी हमने खाया, वो पचेगा या टॉक्सिन्स बन के हमारे शरीर में रह जाएगा। इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आप सोचते कैसे हैं, आप अपनी लाइफ को कंडक्ट कैसे करते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं, प्लीज अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ आए तो क्वेश्चन पूछिएगा। हम लोग क्या करते हैं, आप ये सोचिए, अभी आप लोग सब बैठे हुए हैं और मैं आपको बोलूं कि आपको जो है 10 किलोमीटर 15 मिनट के अंदर दौड़ना है। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं तो आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ बहाना जरूर बनाएंगे। कोई कहेगा नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं तो कभी से दौड़ा नहीं हूँ, मेरी तो सांस फूल जाती है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, सब लोग बोलेंगे। और अभी एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपके कमरे में एक जंगली भेड़िया आ जाता है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से दौड़ेंगे और कितना तेज दौड़ेंगे कि आप जिंदगी में उतना तेज कभी नहीं दौड़े होंगे। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? हाँ, नंदिता मालाकर, आप मानते हैं इस बात को कि आप जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत तेजी से जंगली भेड़िए को देख के बहुत तेज दौड़ेंगे। अब वो जो एनर्जी आई आपके अंदर इतनी, जिसने आपको इतनी तेज दौड़ने दिया, वो कहाँ से आई? कि हमारे दिमाग ने, हमारे शरीर ने हमारे दिमाग को ये सिग्नल दिया कि बहुत प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, मैं भागूंगी नहीं तो ये भेड़िया मुझे खा जाएगा, तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो दिमाग सिग्नल देगा हमारे ग्लैंड्स को एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती है। तो आप उस एड्रेनलिन को यूज करेंगे, दौड़ेंगे और अपनी जान जंगली भेड़िए से बचा लेंगे। अब ये समझिए कि रोजाना की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में जंगली भेड़िया सच में नहीं आता, लेकिन हम अपने दिमाग में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हमेशा बना के रखते हैं कि हमारा दिमाग जो है ये सिग्नल पिकअप करता रहता है कि इसको डर लग रहा है, इसलिए इसको एनर्जी की जरूरत है। तो बेसिकली सिग्नल क्या रहता है दिमाग के पास? अगर कहाँ है देवंती तो सिग्नल क्या रहता है कि यहाँ पे डर लग रहा है इसको। डर किस चीज का लग रहा है? मेरा बेटा पता नहीं कुछ काम करेगा नहीं करेगा, मेरा हस्बैंड देर से आता है, पता नहीं क्यों आता है,
मेरी जो है मेरी बेटी का बात सुनती नहीं है, या मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे डांटती रहती है, उनको मेरा कुछ पसंद नहीं आता। तो ये जो आप सोच रहे हैं, इससे दिमाग में एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके सामने सच्ची का जंगली भेड़िया है या ये आपने अपने लिए क्रिएट किया है। तो वो क्या करेगा, एड्रेनलिन को रिलीज करेगा। वो सोच रहा है कि आपको एनर्जी चाहिए बचने के लिए। एड्रेनलिन जो रिलीज हुआ, अब जंगली भेड़िया सच्ची नहीं था, तो आप दौड़े नहीं। आप दौड़े नहीं ना। सरला रॉय, कमलेश शर्मा, विशानु थापा, आपको बात समझ में आ रही है ना सुप्रिया, कि हम अपने दिमाग में ये इमरजेंसी हमेशा कोई ना कोई क्रिएट करके रखते हैं। मुझे देर हो गई है, मुझे वहां भागना है ना। तो दिमाग फटाफट जो है एड्रेनलिन रिलीज कर रहा है, लेकिन ये एड्रेनलिन यूज नहीं हो रहा है। तो इसके दो नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान ये कि जो एड्रेनलिन जब रिलीज हो रहा है तो पूरा शरीर जो है एड्रेनलिन को क्रिएट करने में बिजी है। तो आपकी जो सारी एक्टिविटीज हैं शरीर की, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम एड्रेनलिन को बनाने में, रिलीज करने में बिजी है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हुई कि जो ग्रोथ हार्मोन्स इस समय पे रिलीज हो सकते थे, वो शट डाउन है सिस्टम आपका, कुछ नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है ये यूज नहीं हुआ। यूज नहीं हुआ तो क्या हुआ, टॉक्सिन्स बनेगा। कुछ तो होगा ना उसका, जो वो इतना रिलीज हुआ है वो टॉक्सिन्स बनेगा, वो एसिडिटी बनेगा। तो क्या हुआ, हमने जो नेगेटिवली सोचा, जो हम गुस्से में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं, जलन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, जब हम इन अवस्थाओं में रहते हैं तो हमारा दिमाग ये सोचता है कि इमरजेंसी है, मुझे इस इमरजेंसी को डील करना है। और उसको सिर्फ एक तरीका आता है इमरजेंसी को डील करने का, वो क्या, कि मैं शरीर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दूं ताकि इससे डील कर सके शरीर। लेकिन क्योंकि हमारे वो सच्ची के फियर्स नहीं है, हमारे बनाए हुए फियर्स हैं, तो हम अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं और टॉक्सिन्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स बढ़ गए, मैंने बताया कि कैंसर के सेल्स इसके ऊपर थ्राइव करते हैं। अब मैंने आपको ये बात बता दी कि हमारी जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल हैं, चाहे वो डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, ये सारी चीजें हमारे इस सोचने की तरीके से ज्यादा होती हैं। इसलिए आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। तो ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता पॉजिटिव सोचना। आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ही, जब मैं इस जने को देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, जब मैं उस बात को सोचता हूं जो मेरी जिंदगी में हुई थी और मुझे किसी ने परेशान किया था तो मैं दुखी होता ही हूं, जब मैं किसी को देखता हूं कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और मैं अपने पूरे एफर्ट के बावजूद अच्छा नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे ईर्ष्या होती ही है, मुझे जलन होती ही है। तो जब ऐसा होता है तो मैं क्या करूं ताकि मैं आगे से पॉजिटिव सोच सकूं। तो हम कुछ सेशंस इस चीज के ऊपर करेंगे कि आप पहले जो आपके नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं उनको समझें और उनको पहले बाहर निकालें, ताकि पॉजिटिविटी
अंदर जा सके। तो हम जो सेशंस करेंगे वो 3 चीजों के ऊपर फोकस्ड होंगे। एक, आपका खाना पीना, दूसरा आपका सांस लेना, और तीसरा आपका सोचना। और क्यों होंगे फोकस्ड इन तीनों चीजों पे? क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो इन 3 चीजों के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है वो इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड करती है। आपका जो शरीर का अंदर का वातावरण है वो इन 3 चीजों पे ही डिपेंड करता है। तो आप इन 3 चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लोगों का हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, लोगों के जो बहुत तरह के दर्द होते हैं वो एकदम से खत्म हो जाने लगते हैं। तो उसके बाद आपका सिस्टम इतना सशक्त हो जाता है कि वो खुद से किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सकता है। तो ये 3 सेशंस इन 3 चीजों पे फोकस्ड होंगे हमारे सेशंस। और इस तरह से हम आपके साथ काम करेंगे अगले 20 दिन तक। आप लोगों को जो मैंने बात बताई, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज पूछिए। जी मैम, पुनीता देवी का सवाल है। पुनीता देवी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। पुनीता जी आप हैं? और जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। बताइए पुनीता। जी मैम, हमारे लीवर में कैंसर है मैम। तो जी डॉक्टर ने तो ऑपरेशन से तो मना कर दिए मैम। तो हमारे तो कीमो तो चढ़ गए मैम, 12 दफे तो कीमो चढ़ गए मैम। और फिर इधर आकर के मैम थोड़ी दिक्कत होने लग गई है मैम। हाथ पांव काम नहीं कर रही है मैम। अब क्या करूं मैम, समझ में नहीं आ रहा मैम। पुनीता, आप मुझे बताइए कि क्या करें? आपको ठीक होना है, ये बताइए। जी मैम। आपको ठीक होना है? जी मैम। ठीक होना है ना? तो सबसे पहले तो अपना वीडियो ऑन करिए, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। अगर हम आपको देखेंगे नहीं तो आपके साथ कैसे काम करेंगे पुनीता? अब मैं ये जो सब इतनी बात कर रही थी, मैं अब अगर वीडियो ऑफ करके दूंगी तो आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी ना। आप भी प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। तब तक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी का 3 साल का बेटा है। कौन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन? गौसिया, जब तक पुनीता अपना वीडियो ऑन करती है 1 मिनट उनको लीजिए प्लीज। अरविंद जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो मैडम। हाँ जी अरविंद, बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैं सुखपाल बोल रहा हूँ। मेरा बेटा है 3 साल का जी। हाँ जी, तो ब्लड कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रही है उसकी। जी हाँ जी। तो अरविंद, आप किस जगह से हैं? हाँ जी, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हम राजस्थान से है मैडम, गंगानगर जिले से। तो ट्रीटमेंट जयपुर में चल रहा है कि बीकानेर में? नहीं, बीकानेर में है जी, बीकानेर में। अरविंद देखो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो। जो मैं अभी जो बता रही थी मैं, आपने वो सेशन सुना, देखा है ना? तो होता क्या है, जो मैं शरीर की प्रतिरोधक शक्ति की बात कर रही थी, 2 तरह की होती है। एक तो वो जिसके साथ हम पैदा होते हैं, ठीक है? तो अगर वो कमजोर होती है
उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कभी उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो अगर वो कमजोर होती है तो इस तरह की बीमारी बच्चों को हो जाती है। अच्छा ओके, ऑल राइट। और दूसरी इम्यूनिटी वो होती है जो बड़े लोग रोजाना अपनी जो है इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं और रोजाना बनती है ना। तो दो तरह की हो गई। तो एक तो वो जो हमारे पास जन्म से है और एक वो जो हम रोजाना काम करते हैं। तो आपका जो बच्चा है वो कम इम्यूनिटी के साथ पैदा हुआ किसी वजह से। अच्छा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे अच्छी चीज ये है अरविंद की बच्चे जो ट्रीटमेंट अभी डॉक्टर्स दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और 99.9% बच्चे बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। तो आपको पहली बात घबराने की बात नहीं है, दूसरी बात डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, आप अगर डरेंगे या घबराएंगे या परेशान होंगे या घर के माहौल को परेशान रखेंगे अपनी परेशानी की वजह से, तो वो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अपने घर का माहौल इस तरह से रखना है ताकि वो बच्चा बिल्कुल खुश रहे, मजे में रहे, और आप ये जान के खुश रहिए, मजे में रहिए कि आपका बेटा ठीक हो ही जाएगा। मैं आपको अभी गौसिया, सुदीप है क्या हमारे साथ? आपको अगर सुदीप है मैं आपको मिलवाती हूँ। और सुदीप को 5 साल की उम्र में कैंसर हुआ था और अभी आप मिलिए उनसे। गौसिया, अगर सुदीप नहीं है तो फोन करके बुला लीजिए, वैसे मेरे ख्याल होना चाहिए, है ना? हेलो मैम। सुदीप, हाय सुदीप, कैसे हो? मैम ठीक हूँ। सुदीप, जरा बताओ तुमको 5 साल की उम्र में क्या हो गया था और फिर कैसे फटाफट ठीक हो गया और तुम अभी क्या करते हो? अच्छा, मेरा नाम सुदीप दास है, मैं कोलकाता के रहने वाला हूँ। जब मेरा 5 साल उम्र था तब मुझे कैंसर हुआ था और मेरा इलाज चला मुंबई टाटा हॉस्पिटल में। और उस टाइम पे जब मेरा इलाज चल रहा था मुझे बहुत पेन, बहुत प्रॉब्लम, मेरा पिताजी, मेरा घर वाला बहुत नर्वस थे, क्या होगा, क्या नहीं कर पाएंगे। फिर मैं उस पेन जो हो रहा था सब धीरे धीरे मैं जीत पाया और जीतने के बाद मैं फिर एक जैसे नॉर्मल इंसान है उसके तरफ अभी जी रहा हूँ। फिर मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन किया, मेरा डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन रह चुका हूँ। फिर मैराथन में, फुल मैराथन में मैं पार्टिसिपेट किया। ऐसा है कि जब मेरा 5 साल उम्र था, आज मेरा 28 साल उम्र हो गया, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर संजीवनी से जुड़े, फिर मैंने कोर्स किया। सुदीप, अरविंद आप सुन रहे हैं ना कि सुदीप ने एथलेटिक्स किया, चैंपियनशिप की, सुदीप अब मजे में नौकरी करते हैं, उनकी शादी भी हो गई। हाँ जी मैडम, सुन रहा हूँ। हाँ जी। और अब तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स और ज्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं। ये तो 25 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात बता रहे हैं ना सुदीप? इनकी उम्र क्या है? उम्र क्या है इनकी? अब 28 साल के हैं। अच्छा, 28 साल है ना? अरविंद जी, आप बिल्कुल मत डरिए। हम लोग जैसे हम नहीं, सिर्फ हमारे जैसा बहुत जन है जो मतलब पूरा ठीक हो चुका है, फिर पूरा लाइफ स्टे कर रहे है, शादी विधि कर रहे है, बहुत डॉक्टर, कोई इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े रैंक पे है। आपका बच्चा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप सही से इलाज करिए, जैसे डॉक्टर बोलता है ऐसे ही करिए, और एक दिन आपका बेटा भी आपके सामने सही से रहेगा, अच्छा रहेगा। मेरा बेटा कह रहा है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा,
तो कहाँ है, बुलाइए जरा अपने बेटे को। वो अभी सो रहा है मैडम, उसका आज है, सो रहा बीकानेर है, आए हुए हैं ऑल हमें, अभी अभी वो सो ठीक है, गया, देखता हूँ मैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम लोग किसी और दिन मिलेंगे। अरविंद, आप सेशंस अटेंड करते रहिए, आपको खुद को बहुत हेल्प मिलेगी, और आपको, क्योंकि आपको और अपनी वाइफ को, आप दोनों को अपने को संभाल ले रखना है, बच्चा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। वैसे मैडम जो हम सोच रहे थे ना, जो अभी आपसे पहली बार मैं वीडियो पे आया हूँ, तो जो आप बता रही हैं हम लगभग सही जा रहे हैं उस पे, या आप जो हम सोचते थे वैसा ही हो रहा है सब कुछ, जो आप बता रही हैं ये हम सही दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल। तो वैसे हमें ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, कोई ये क्या है, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, नाम ही बहुत भयंकर है इसका। तो जैसे जैसे नॉलेज आ रही है वैसे वैसे पता चल रहा है इसका ये क्या चीज है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होइए, और अपनी वाइफ को भी ये सब बताते रहिए, और घर का वातावरण खुशनुमा रखिए, उससे आपके बेटे को बहुत हेल्प। हाँ जी, बच्चों के साथ रखते हैं, हाँ जी, उसको ज्यादा खेले ज्यादा वो। वेरी नाइस। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमसे पूछते रहिए, हमसे बात करते रहिए। हाँ जी जरूर, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी। हाँ जी, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सुदीप जी। मैम अविनाश जी को आपसे कुछ सवाल है। अविनाश जी। हाँ जी अविनाश। मैम वो शो नहीं करे। मैम पुनीता देवी जी ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है। हाँ जी पुनीता जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। पुनीता, आपको ठीक होना है ना? जी मैम। ठीक है, ऑल राइट। तो हम आपके साथ काम करेंगे इस चीज पे, और आपके लिए दुआ भी करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप धीमे धीमे ठीक होने लगेंगे। पहले प्रॉमिस आपको करना है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि काम आप ही को करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे चीजें बताऊंगी, या जो भी फैकल्टी आएगी वो आपको बताएगी, ये करो ये करो ये करो, है ना? तो उसको फॉलो करते रहिए, फॉलो करते रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। परेशान होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये सब बेकार की बात है जो लोग कहते हैं कि कैंसर से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। मैं इतने सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो स्टेज 4 कैंसर, जिसको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपका कोई चांस नहीं है, वो सिर्फ अपनी सांस को समझ के ठीक हो गए। आप समझ रहे हैं? जी मैम। तो जो यहाँ पे सुनेंगे समझेंगे, उसको बिल्कुल अपने दिल और दिमाग के अंदर उतार लीजिए। जब उतना हो जाएगा तो काम अच्छा होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अब एक बार स्माइल करके दिखा दीजिए। जी मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो पुनीता, हम लोग साथ में काम करेंगे और बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। जी मैम। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू पुनीता जी। मैम हमारे साथ नेक्स्ट हैं सपना जी। सपना जी को कुछ क्वेश्चन है आपसे। सपना जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। सपना जी, आई गेस उनका नेटवर्क इशू हो गया। प्रिया विश्वास है। सुप्रिया विश्वास जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो हेलो जी सुप्रिया जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। यस सुप्रिया, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम एक्चुअली मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी का एक बात पूछूं, बुरा मत मानिए। एक्चुअली मैडम हम बंगाली नहीं पूछिए। हेलो, हाँ जी सुप्रिया जी पूछिए। बोलिए, बंगाली समझती है? मेरा मम्मी की प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ, बंगाली नहीं समझते, हिंदी में बोलिए। बंगाली नहीं समझती हूँ। ओके ठीक है, मैं सिर्फ मेरे मम्मी से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है? जी ठीक है। तो मैं एक्चुअली
गौसिया, एक कोई बिनीता है शायद, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, चैट पे देखना बाद में। हाँ बताइए सुप्रिया। मैम एक्चुअली मेरा मम्मी का यूट्रस कैंसर है, तो उसका ऑपरेशन हो चुका है, केमो पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, 2-3 साल पहले हुआ है। बट अभी फिलहाल मम्मी का प्रॉब्लम हो रही है कि जो यूरिन का जो जगह है उस जगह पे थोड़ा बहुत अभी भी घाव है, और बहुत दिन से वो ज्यादा फूल भी रही है और ठीक भी हो जा रही है। हेलो, तो उनका ऑपरेशन कभी हो गया सुप्रिया? उनका ऑपरेशन हुआ है 2017-18 कोलकाता 17, हाँ 17-18 में। तो अच्छा, तो अभी तो घाव तो उनको नहीं होना चाहिए, तो घाव कभी हो गया है? मैम कुछ दिनों से ये हो रही है, लॉकडाउन की वजह से तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो सुप्रिया इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि हम डॉक्टर को एक बुलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे 3-4 दिन में, और आपका क्वेश्चन डॉक्टर से पूछेंगे ताकि वो कायदे से आपको इस चीज का आंसर दे सके। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सुप्रिया जी। एंड विनीता जी वाज लाइक सेइंग थैंक्स कि उनको नहीं पता था कैंसर के बारे में, एंड आपने जितने अच्छे से उनको समझाया, उनको पता चल गया कैसे होता है कैंसर। मैम ये मिसम आई गेस मैं राइट बोल रही हूँ आपके प्रोनाउंसिएशन। मिसम जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो, आप अपना नाम बताइए, समझ में नहीं आया और हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं। मीशा, मेरा नाम मीशा है। यस, और आई हैव बीन थ्रू अ ब्रेस्ट कैंसर थिंग at the age of 27. So I have a question कि अभी मेरा 1 year post chemotherapy हो गया है, even I took radiations and 8 rounds of chemotherapy हुए हैं, और मेरा साथ में वो Zoladex चल रहा था for to shut down that ovary thing. तो could you please tell me कि कितना टाइम के बाद वो menstruation cycle वापस start होता है? आपको करीब 1 साल के बाद your periods should start because you are very young. So it basically depends on the age generally, and also on the potency of the chemotherapy that has been given to you. So in my opinion, in the next 7-8 months, I think कितना टाइम हो गया you said आपका treatment? Almost I am post 8 months chemotherapy. 8 months. So I feel in the next 7-8 months your periods should start. But when we get a doctor here, a very senior doctor, we will again ask. And आप किस डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट में हैं और कहाँ पे? मैं SOC से हूँ and I am from Surat itself. तो डॉक्टर अंकित पटेल। ऑल राइट, सो बिंदिया या मंजुषा है क्या गौसिया सूरत से हमारे साथ? मंजुषा जी है ना? मंजुषा जी, हाँ बोलिए। मंजुषा, हाँ मैम। एक ये मीशा कौन से हॉस्पिटल से हैं? मैं मतलब कौन से हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट करवाया, वो ऑपरेट करवाया। आई डिड माय ऑपरेशन फ्रॉम दैट डॉक्टर रविराज, जो अभी कैंसर हॉस्पिटल पूरा नया ओपन हुआ है सिटी लाइट में, वहां से ही करवाया। ऑल राइट, ओके, आई गेट दैट। मंजुषा से इसलिए बोला मैंने बिकॉज मंजुषा इज आवर काउंसलर इन सूरत। So हम लोग 3-4 दिन में मिशा we will get a doctor and most probably from Surat only, and we will answer your question as well. Okay, fine. Thank you so much. I would be really very happy if I receive my answer. Yeah. You will. Don't worry. All right. Yeah.
Thank you so much. Yes, Garcia. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. या एक्चुअली मेरे मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर का हुआ था। अभी 5 साल हो गए। हाँ, तो उनका लेफ्ट साइड का ऑपरेशन हो गया था। तो ना उनका पूरा वो जो लेफ्ट हाथ जो है ना, वो बहुत मतलब सूजता है, सूजन कमी नहीं होता है। तो उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया क्या सर्जरी के बाद? हाँ, तभी उनको नहीं हुआ था मैडम एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब वो ट्राई की बट वो थोड़ा पेन होता है ना, क्योंकि अंडर आर्म्स में भी उसको स्टिचेस वगैरह थे। तो ये बात मैं बाकी सबके लिए भी बता रही हूँ, जो लोग ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं और जिनकी सर्जरी बिल्कुल अभी हुई है, कि उनको एक्सरसाइज अगले ही दिन से शुरू करनी है। शुरू में पेन होता ही है, तो हो सकता है हाथ थोड़ा कम उठे, एक्सरसाइज पूरी ठीक से नहीं हो, लेकिन वो एक्सरसाइज करना जरूरी है। और आपके केस में अभी उनको बेसिकली लिम्फेडेमा की प्रॉब्लम है। क्या नाम बताया आपने अपना? सुप्रिया। हाँ, सुप्रिया। तो लिम्फेडेमा की प्रॉब्लम है उनको, जिसकी वजह से वो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है हाथ के अंदर एक्चुअली। नाउ अब इसको ठीक करने के लिए 2 ही तरीके हैं, एक तो मसाज और एक एक्सरसाइज। तो हमारे साथ सेशन में एक लिम्फेडेमा एक्सपर्ट आएंगे अगले कुछ समय में, और उनका पूरा सेशन लिम्फेडेमा के ऊपर ही होगा कि किस तरह से मसाज करनी है और किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो लिम्फेडेमा को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं होती है। तो जिन लोगों का ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है या होने वाली है, प्लीज अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दीजिए और जेंटली अपने हाथ को किसी भी ऑयल से मसाज करिए ताकि उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो। ओके, ठीक है सुप्रिया जी? यस मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया जी। मैम और एक सुप्रिया है जो आपसे बात करना चाहते हैं। अरे वाह, काफी सारे सुप्रिया हो गए इस बैच में। हाँ जी सुप्रिया जी। सुप्रिया जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी राव दे जी बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। बताइए। सुप्रिया नंबर 3। यस। हाँ हाँ जी बताइए। मैडम मैं अभी सुना आपका, मेरे को अच्छा लगा ऐसा जी। हाँ थैंक यू। मेरे को खाने का थोड़ा सा मालूम नहीं है, थोड़ा सा खाने का आपको मालूम चलेगा अगले आने वाले सेशंस में। कितना तारीख को? ऐसा तारीख नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बताएंगे तारीख सुप्रिया? क्योंकि आपको सारे सेशंस अटेंड करेंगे तभी फायदा होगा। मैंने पहले भी बताया आपको, अभी सेशन में बताया कि सिर्फ अगर आप ये सोचेंगे कि हम न्यूट्रिशन के सेशन अटेंड कर लेंगे और आपको फायदा हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने बोला कि आपकी जो अंदर की शक्ति जो आती है वो सिर्फ इससे नहीं आती कि आप खा क्या रहे हैं, बल्कि इससे आती है कि आप पचा कितना रहे हैं, और आप कितना पचा रहे हैं वो आपके ब्रीदिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, क्या खा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, और आप किस तरह से सोच रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो आप तीनों चीजों पे काम करेंगे तो फायदा होगा। अगर आप सिर्फ काजू बादाम खाने लगेंगे या हमने जो बताया है खाने लगेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा, अभी बता देती हूँ। इसलिए सारे सेशंस को टोटलिटी में देखिए, पूरे कोर्स को अच्छे से समझिए और पूरे कोर्स को फॉलो करिए। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ जी। मैडम मेरे तो को रोजाना बोलिए। हाँ व्यायाम का भी कुछ, क्योंकि मैं अभी हमारा आज का जाने का ये था, तो अभी लॉकडाउन में जाने का, तो थोड़ा व्यायाम वगैरह ऐसा वो भी कभी
सुप्रिया जी। वहम। हाँ मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ सुप्रिया जी, हाँ बोलो। आने वाले जो सेशंस होंगे जैसे कि मैम ने बताया कि योगा, हाँ। न्यूट्रिशन सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। एक एक दिन हमारा सब कुछ होता है, तो आपको रोज लिंक मिलेगा एंड आप प्लीज रोज अटेंड करिए। आपको अटेंड करने का 2 मकसद होता है। पहला मकसद ये है कि आप वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, आप फिर अपने सवाल पूछ पाते हो। फिर दूसरा मकसद ये है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका कहाँ छूट रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ क्या करने में कब तकलीफ हो रही है, तो वो भी आप फिर पूछ पा रहे हो। तो जो व्यायाम है, न्यूट्रिशन है या फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम कराएंगे। आप प्लीज जुड़े रहिए, आपके सारे भी क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है? सॉरी मेरे को एक ही प्रश्न बाकी समझ में आया। जी। अभी मैं टाइमिंग में कितना ऐसा, दोपहर को 1 बजे खाना और शाम को कितना बजे ऐसा खाएंगे? तो सुप्रिया, सबसे पहले तो लाइफ में पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ये सब सेशंस करेंगे, उसमें समय भी बताएंगे किस समय पे खाना है, क्या खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है, सब कुछ बताएंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, वी विल डू दैट। या गौसिया, लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। जी मैम। देवंती कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, देवंती जी पूछना चाह रही हैं। देवंती जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ मैम, मेरी मम्मी है जो कैंसर पेशेंट है। जी हाँ जी, उनका ऑपरेशन हो चुका है। जो जांग है, जांग में कुछ चनक घाव रहता है, घाव जैसा टप टप करता रहता है। ऑपरेशन कहाँ का हुआ है? बलिया सिटी हॉस्पिटल, बच्चेदानी का। हाँ, तो जब इस तरह का ऑपरेशन होता है तो जो हमारी आसपास की नसें हैं, जो हमारी आसपास की नर्व्स हैं, वो इफेक्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से इस तरह की फीलिंग रहती है, जो कुछ समय के बाद चले जाती है। कितना समय हो गया है अभी ऑपरेशन हुए हुए? अभी 1 अक्टूबर का हुआ था मैम। अक्टूबर को हुआ था, तो करीब अभी तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए हैं। तो आप हाँ बोलिए। उसके बाद कीमो भी चढ़ा एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से। जी तो उनकी ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, ये जाएगी, चले जाएगी, और वहां पे लेकिन हल्का हल्का मसाज करते रहिए। हमारी नसें कट जाती हैं, एक्चुअली बहुत कनेक्टेड होती हैं आपस में, और उसकी वजह से ये फीलिंग कहीं पे भी आ सकती है। हाँ बोलिए आप कुछ। कभी कभी पेट में दर्द नहीं, मैंने हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है, गैस भी बनता है। नीचे गैस बनने का ही मैं आपको बता रही थी, बेसिकली एसिडिटी हो रही है, और एसिडिटी को किस तरह से कम करना है हम आगे वाले सेशंस में उसी के ऊपर काफी काम करें। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू जी। जी मैम। या आर वी गुड? या ऑल राइट। सो आप लोग टाइम पे लॉग इन करते रहिए, ठीक से सुनते रहिए, समझते रहिए और फॉलो करते रहिए। एंड आई एम श्योर कि आप लोग, जैसे आज निशी ने बताया, महावीर जी ने बताया और प्रणाली ने बताया, तो जब तक कोर्स खत्म होगा आपको भी ऐसी ही फीलिंग हो रही होगी। जी मैम, जैसे कि मैम ने कहा कि आपको मेन इम्पोर्टेंट जो है हम सिखाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारे साथ हमें जुड़े रहना है। ऐसे नहीं कि आप आ जाए फिर आप 2 दिन बाद आए। इससे क्या होगा, एक फ्लो में सारा सेशन डिजाइन होता है। अगर आप एक भी दिन का मिस करते हैं तो आपको जो बीच में सिखाया जाएगा वो मिस कर देंगे। फिर आप जब तीसरे दिन चौथे दिन ज्वाइन होंगे तो आपका सवाल तब भी वही होगा जो आपका सवाल पहले दिन का। तो मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ रोज जुड़िए। 11:15 आपको शार्प हमारे साथ जुड़ना है। 11:30 बजे हम हमारा सेशन शुरू कर देंगे।
आप सबसे कल फिर मुलाकात होगी, बहुत कुछ नया सिखाने के लिए, बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, आसपास खुशी बना के रहिए, आप खुद खुश रहिए और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तब कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।